हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर अवर चैनल जीके जीएस की इस श्रृंखला में जिसके अंतर्गत हम इतिहास विषय कर रहे हैं। और जैसा कि आज हमारा टारगेट है महाजनपद काल और विदेशी आक्रमण है, इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक प्रश्न से जो है एक अधिक जानकारी दी जाए ताकि अधिक से अधिक फैक्ट आपके कवर हो सकें। और यही प्रयास रहेगा कि लगभग जो है इन 10 क्वेश्चन में से जो है 100 फैक्ट करने का प्रयास करेंगे। और जो 2 टॉपिक से 100 फैक्ट यानी कि एक टॉपिक से 50 फैक्ट पर्याप्त होते हैं और वही प्रयास हमारा रहेगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं? ऐसा प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर जो है सभी प्रश्न हमारे पीवाईक्यू ही रहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं। तो इस जो प्रश्न में है हम सिक्कों को लेकर के जौन जौन से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में उनकी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे, सभी फैक्टों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे। आपके पास में जो क्वेश्चन है कि प्राचीनतम सिक्के कौन थे, तो इसका जवाब तो हो गया कि जो चांदी के सिक्के थे वही क्या थे, प्राचीनतम सिक्के थे। और ये सिक्के जो है आपके कब चलाए गए थे? महाजनपद काल में चलाए गए थे। कब चलाए गए थे? महाजनपद काल में। और महाजनपद काल से मतलब है भारत के इतिहास का वह समय जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। कब? 6वीं सदी ईसा पूर्व में यह सिक्के चलाए गए थे। यह सिक्के जो है चांदी के थे। इन्हें सामान्यतः जो है आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के या इन्हीं को पंचमार्क सिक्के भी कहते थे। क्या कहते थे? इन्हीं को पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। तो आपका जवाब क्या हो गया? डी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो गया। अब इससे जुड़े कुछ और फैक्ट देखते हैं। देखिएगा, आपसे पूछे कि पहले सिक्के महाजनपद काल में क्या हुए थे, चले थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पंचमार्क कॉइन के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको जो है ध्यान रखना है। और बात करें, मौर्य काल में जो है चांदी के ही पंचमार्क सिक्के चलते थे। गुप्त काल में जो है स्वर्ण मुद्राएं चलती थीं। और ध्यान रखना, एक इसमें जो गुप्त काल में इम्पोर्टेंट सिक्का है, एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि रूपक नाम का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया था? क्या रूपक नामक सिक्का जो है गुप्त काल में चलता था? और यह जो है चांदी का सिक्का था, किसके द्वारा चलवाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय नामक शासक द्वारा चलवाया गया था, जिसे सामान्यतः इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगले फैक्ट की बात करें, मुगल काल में जो है रुपया नामक सिक्का चलता था। ध्यान रखिएगा। और यूरोपिया नामक सिक्का किसका होता था? यह भी जो है आपका चांदी का ही सिक्का था। और इसे किसने चलवाया था? इसे जो है शेर शाह सूरी ने चलवाया था। हालांकि बाद में अकबर ने चलवाया था, लेकिन शुरू में जो जिसने शुरुआत की थी वह किसके द्वारा चलवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। 1950 में स्वतंत्र भारत ने भी अपना रुपया नामक सिक्का जारी किया, लेकिन ये चांदी का नहीं होता था। ध्यान रखना, अगर कभी इससे लिंक करके इतिहास में पूछ लिया जाए कि ये किससे संबंधित, तो शेर शाह में जो है पहली बार चलाया हुआ था। सिक्कों को लेकर के और अगर बात की जाए तो एक शब्द आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का जो अध्ययन करते हैं जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और ये मुद्रा शास्त्र शब्द नहीं आएगा, ये आएगा न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस न्यूमिस्मेटिक्स, शायद नाम मैं भूल रहा हूँ, ऐसा ही है, न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। या इसे हिंदी में जो कहते हैं मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ये फैक्ट भी आपसे जो है कभी कभी पूछ लेता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे, तो जब सर्वप्रथम की बात की जाए तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है हिंद यूनानी शासकों द्वारा चलवाए गए थे। किसके द्वारा? हिंद यूनानी शासकों द्वारा। लेकिन अगर बात की जाए सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे, तो ये जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के हैं ये कुषाण शासकों द्वारा चलवाए गए थे। अगर आपसे इसी फैक्ट को पूछ ले कि सबसे ज्यादा किसके द्वारा चलवाए गए थे, तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो है गुप्त काल में चलवाए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। कुषाण के जो सिक्के हैं इनमें हमें नंदी और जो मतलब शिव जी की प्रतिमा देखने को मिल जाती है।
अगले फैक्ट की बात करते हैं। इतने फैक्ट जो है आप सिक्कों से संबंधित ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से जो है पढ़ने की कोशिश करिएगा कि एक फैक्ट जो भी है सिक्का संबंधित आया है, इतनी जानकारी आपको एक प्रश्न से करनी है। ध्यान रखना ये क्लास सिर्फ जो है क्वेश्चन की क्लास नहीं है, इसमें जो है मेरा प्रयास रहता है, मैं इसी तरीके से पढ़ता हूँ कि एक फैक्ट से जो है आपको जितने जो हो सके उतने फैक्ट जोड़ सके जाए। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? क्या सही सुमेलित नहीं है? और इसमें एक तरफ क्या दी हुई हैं, ये महाजनपद के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ क्या दी हुई हैं, उनकी राजधानी दी हुई हैं। तो आपको महाजनपद के नाम और राजधानी को लेकर के प्रश्न है। अंग की राजधानी चंपा थी, तो ये बिल्कुल बात सही है। कौशल की राजधानी ध्यान रखना अहिछत्र नहीं थी। कौशल की राजधानी जो हमें क्या देखने को मिलती है, श्रावस्ती देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी, वो क्या थी? श्रावस्ती जो है कौशल महाजनपद की राजधानी थी। अहिछत्र किसकी राजधानी थी? अहिछत्र जो है पंचाल महाजनपद की राजधानी थी और जो महाभारत कालीन पंचाली अर्थात द्रौपदी थी, द्रौपदी वो अहिछत्र की ही थी। वत्स की राजधानी कौसंबी भी सही है और मत्स्य की राजधानी विराटनगर सही है। ये विराटनगर वही है जहाँ पर महाभारत के जो पांडव थे 1 वर्ष अज्ञात वर्ष का समय बिताया हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंग की राजधानी जो है ये कौशल, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसकी राजधानी। इसके वास्तुकार को लेकर के प्रश्न आ जाता है कई बार कि चंपा नगरी के वास्तुकार कौन थे, तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। तो महागोविंद नामक जो कलाकार थे, वास्तुकार थे, वो क्या थे? इसके वास्तुकार थे। महागोविंद नाम के व्यक्ति जो है चंपा नगरी के वास्तुकार थे। ये मत्स्य महाजनपद वर्तमान राजस्थान में पड़ता है। वत्स महाजनपद ये ग्वालियर के आसपास का जो क्षेत्र मध्य प्रदेश, ग्वालियर और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यानी कि मैं यूपी लिख देता हूँ, यूपी में पड़ जाता है। ये कौशाम्बी वर्तमान में यूपी में ही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती जो अयोध्या वाला क्षेत्र है, ये वर्तमान में वो क्या है आपका कौशल का क्षेत्र कहलाता है। अंग जो है ये आपका यूँ मानिएगा कि पूर्वी भारत का क्षेत्र था, यानी कि असम के आसपास का ये क्षेत्र था। कौन सा? अंग वाला क्षेत्र। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आपसे पूछे, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको क्लियर दिख सके। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं महागोविंद जो है इसके वास्तुकार थे। महागोविंद नामक व्यक्ति इसके वास्तुकार थे। 16 महाजनपद की सूची जो है कहाँ से प्राप्त होती है? यह फैक्ट आपसे कई बार पूछ लेता है कि 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये अंगुत्तर निकाय जो है, ध्यान रखिएगा कौन सा ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इससे 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। दूसरा फैक्ट आपसे पूछे, अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत की गोदावरी नदी किनारे स्थित था। ध्यान रखिएगा अस्मक महाजनपद जो है दक्षिण भारत में स्थित था और किस नदी किनारे? गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। और ये दक्षिण भारत का, ध्यान रखिएगा, एकमात्र महाजनपद। क्या? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अगला फैक्ट, वज्जी जो है इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी और यह जो है प्रारंभिक केंद्र था किसका? गणराज्य के रूप में। वत्स वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी, हमने देख ली। पंचमार्क सिक्के मुख्य रूप से चांदी से बनाए जाते थे और महाजनपद काली मुद्रा के रूप में प्रचलित थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये फैक्ट भी जो है ध्यान रखना। इसका पीडीएफ आपको जो कहते मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इन्हें क्या है रीड करते रहिएगा रिवीजन के लिए। अगला फैक्ट है चंड प्रद्योत किस गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योत ध्यान रखिएगा ये जो है अवंती महाजनपद के राजा थे। ध्यान रखिएगा किसके थे? अवंती महाजनपद के राजा थे। अवंती की जो राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैनी थी। इसकी 2 राजधानियाँ थी, ध्यान रखिएगा, एक उज्जैनी थी और एक इसकी राजधानी जो क्या थी? अवंती महाजनपद की महेशमती थी। महेशमती इसकी 2 राजधानियाँ थी। बाहुबली फ़िल्म देखी होगी, उसमें महेशमती साम्राज्य रहता है। यह महाजनपद मालवा वाला क्षेत्र होता था। जो अवंती महाजनपद है ये किसका क्षेत्र था? मालवा के आसपास का क्षेत्र था। अवंती को 2 भागों में विभाजित किया गया था। ये उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महेशमती थी। अवंती का शासन जो है प्रद्योत प्रसिद्ध था, यानी कि यहाँ के शासक के लेकर के बात करें, चंड प्रद्योत यहाँ का जो है प्रसिद्ध शासक रहता है। बाद में मगध ने अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ से प्रश्न आता है किसने मिलाया था अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में? तो ध्यान रखिएगा शिशुनाग ने मिलाया हुआ था। किसने मिलाया था? शिशुनाग नाम के शासक ने इसका क्या किया था? विलय किया था। अभी इसमें जो है कुछ चीजें और हम देखेंगे
अवंती महाजनपद में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन सा राजवंश शासन करता था? यहाँ पर जो है प्रद्योत वंश शासन करता था। कौन सा वंश शासन करता था? प्रद्योत वंश शासन करता था। और यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक रहा है उसका नाम क्या है? चंड प्रद्योत जो है यहाँ के प्रसिद्ध शासक का नाम है। क्या नाम है? चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत के बारे में ध्यान रखिएगा, यह जो है भगवान जो गौतम बुद्ध हैं उनके समकालीन था। गौतम बुद्ध के क्या था, ये समय पर जो है उज्जैन का शासक था। दूसरी बात यहाँ पर अगर ध्यान रखना हो, यह जो है बिंबिसार से मित्रता की हुई थी। बिंबिसार कौन था? मगध का शासक था। बिंबिसार मगध का शासक था। उससे क्या की थी? मित्रता की थी। मित्रता क्यों की थी? क्योंकि चंड प्रद्योत को हो गया था एक रोग जिसका नाम था पीलिया रोग। तो पीलिया रोग को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज दरबार के वैद्य, एक जो वैद्य थे जिनका नाम था जीवक, जीवक नामक राज्य वैद्य को चंड प्रद्योत के यहाँ सहायता के लिए भेजा। फलस्वरूप क्या हो गई? मित्रता हो गई। बाद में जब यहाँ शासन कमजोर हुआ अवंती महाजनपद में, तो यहाँ का जो मगध का एक शासक था शिशुनाग, शिशुनाग ने क्या कर लिया? इसे जीत लिया और अपने साम्राज्य मगध राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। चंड प्रद्योत के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि चंड प्रद्योत की एक पुत्री थी जिसका नाम था वासदत्ता। क्या नाम था? चंड प्रद्योत की पुत्री का नाम है वासदत्ता। और ये वासदत्ता जो है उदयन से प्रेम करती है। किससे? उदयन से जो है प्रेम करती है। इनका प्रेम प्रसंग है। अब ये उदयन कौन था? ये वत्स का राजा था। कहाँ का राजा था? वत्स महाजनपद का राजा था। कहानी दरअसल ये है कि उदयन जो है एक बार जंगल में शिकार करने के लिए जाता था और उदयन के पास में हाथी को कंट्रोल करने की कला थी। इसे सीखने के लिए जो है चंड प्रद्योत ने उदयन को बंदी बनवा लिया जंगल से और अपने जो है महल में रख लिया। उदयन ने शर्त रखी थी कि मैं ये कला तो सिखा सकता हूँ लेकिन राजा को नहीं सिखाऊंगा, किसी राजकुमारी को सिखाऊंगा। तो वासदत्ता को ये कला जो उसने सिखाई थी, इसी दौरान जो है उनको क्या हो जाता है? ये प्रेम प्रसंग हो जाता है। और ये जो प्रेम प्रसंग की जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है? जो महाकवि भास हैं नाटककार, उन्होंने भास ने अपना नाटक लिखा हुआ है और उस नाटक का नाम था स्वप्न वासदत्ता। क्या नाम था? स्वप्न वासदत्ता नाम का नाटक है। ध्यान रखना कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है स्वप्न वासदत्ता नाटक की रचना किसने की थी? भास ने। किसके बारे में चर्चा मिलती है? तो ये सभी बातें इससे यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस फैक्ट से। अगली फैक्ट की बात करते हैं। प्रश्न की अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी। देखिए एक अभिलेख है, क्या है? एक अभिलेख है और उस अभिलेख का नाम है, यहाँ पर लिखते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या नाम है? हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख ये जो है किसका है? ये उड़ीसा के शासक जो है खारवेल का है। कलिंग नरेश खारवेल का ये अभिलेख है। इस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि नंद वंश के राजा जिसका नाम है महापद्म नंद, क्या नाम है? महापद्म नंद ने क्या किया? कलिंग राज्य को जीत लिया है। किसको जीत लिया? कलिंग को विजय किया और वहां पर एक नहर का निर्माण करवाया है जिसका नाम है तनसुली नहर। क्या नाम है? तनसुली नहर। ध्यान रखना इतिहास में ये नहर के बारे में प्रथम प्रमाण देखने को मिलता है किसी अभिलेख में, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दिए गए ऑप्शन के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा कलिंग में जो है नहर का निर्माण करवाया गया था। किस राजा के आदेश से? नंद राजा के आदेश से। नंद राजा कौन था? वो था आपका महापद्म नंद। अब जो है अभिलेखों संबंधी कुछ बातें ध्यान रखिएगा जहां से प्रश्न पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेख है गिरनार अभिलेख है। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से एक है और इसमें जो है जो गिरनार अभिलेख है इसमें मुख्यतः जो है सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी
देखने को मिलती है कि किसने निर्माण करवाया, किसने पुनर्निर्माण करवाया, ये किस लिए सिंचाई हेतु चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर इसका निर्माण करवाया गया था, अशोक के समय पर पुनः निर्माण करवाया गया था। आगे चल कर के जो शासक होगा, इसमें 3 शासकों का 4 शासकों का और जो है 3 राजवंश के 4 शासकों की जानकारी इसमें देखने को मिलती है। इसमें गुप्त वंश के जो शासक थे, आई थिंक स्कंदगुप्त, उनका भी नाम इसमें उल्लेखित मिलता है। अगली बार करें हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है और ये खारवेल के शासनकाल और कृतियों का वर्णन करता है। इसमें भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। जो मुख्यतः जानकारी मिलती है वो तंसुली नहर को लेकर के हमने बात की हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति ये किसका है? ध्यान रखिएगा, ये समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करता है और इसकी लेखक कौन है, इसकी रचना जिसने की हुई थी तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की हुई थी। अगला फैक्ट है कि जूनागढ़ अभिलेख है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसी को जो है आपका जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदमन प्रथम का है और पहली संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। तो ये फैक्ट आपसे कई बार पूछ लेता है कि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो वो आपका जूनागढ़ अभिलेख ही है। ध्यान रखिएगा जरा सा, ये जूनागढ़ अभिलेख है और गिरनार अभिलेख एक ही है। अगर यहाँ पर स्पेस नहीं है ना, तो हम डिटेल में से बताता कि गिरनार अभिलेख, जो गिरनार जो है क्षेत्र ये गुजरात में है और ये जूनागढ़ के अंतर्गत पड़ता है, ये भी गुजरात में ही पड़ता है। तो दोनों एक ही नाम है और इसका जो सर्वप्रथम इस अभिलेख है वो रुद्रदमन का है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि शासकों को भी, अशोक का भी नाम देखने को मिलता है और एक गुप्त शासक का 4 नाम इसमें देखने को मिलते हैं। रुद्रदमन प्रथम शक शासक है और आपका अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और स्कंदगुप्त, 4 शासकों का नाम देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अहिरौरा अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश में है। इसमें अशोक का यह शिलालेख हिंसा न करने की प्रवृत्ति पर केंद्रित है। कौन सा? अहिरौरा अभिलेख। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम जो है आपका अवंतिका था। किसका था? अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन नाम था। तक्षशिला जो है ये आपका गंधार महाजनपद में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? गंधार महाजनपद में स्थित था। इंद्रप्रस्थ जो है आपका दिल्ली का प्राचीन नाम है। दिल्ली को पहले किस नाम से जानते थे? इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे। ये पांडवों की राजधानी भी थी। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बात करें तो एक जो है सांची से कई बार नाम पूछ लेता है। सांची का प्राचीन नाम क्या था? ये आया हुआ है एमपीपीएससी में, तो इसका नाम था काकनाद बोर्ड जो है, इसका नाम देखने को मिलता है काकनाद बोर्ड, सांची का प्राचीन नाम है। अभी जो है चित्रकूट का प्राचीन नाम पूछा गया था जिसमें ब्रह्मगिरी था चित्रकूट का प्राचीन नाम। इसी प्रकार से आपका जो एरण है, ये एरण है, यह भी एक प्राचीन स्थल है, ये सागर से संबंधित है। ठीक है, तो ये नाम आपसे जो है कई बार पूछता रहता है। कसरावत जो है आपका खरगोन में पड़ता है। महेशमती जो है, महेशमती किसका प्राचीन नाम है? महेशमती ये महेश्वर का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो कुछ और देखिएगा प्राचीन नाम आपसे पूछे। प्रयाग जो है, जिसे प्रयागराज कहते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसे जो है इलाहाबाद या त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। पटना का जो प्राचीन नाम है आपका पाटलिपुत्र है। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती या उज्जैनी है और कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज है। ध्यान रखिए क्या है? कान्यकुब्ज है और इसे महोदय नगरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? महोदय नगरी भी कहते हैं। और जो महर्षि विश्वामित्र थे वो यहीं जन्म लिया था, इन्होंने कन्नौज के ही आसपास के थे महर्षि विश्वामित्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिंबिसार द्वारा साम्राज्य विस्तार हेतु कौन सी नीति नहीं अपनाई गई थी? तो देखेंगे कि जो बिंबिसार थे, बिंबिसार ये कहाँ के शासक थे? बिंबिसार जो है मगध के शासक थे और ये हर्यक वंश की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। और मगध राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने कितनी नीतियां अपनाई थी? इन्होंने 3 नीतियां अपनाई हुई थी। कौन कौन सी नीतियां 3 अपनाई थी? एक विवाह नीति अपनाई थी। ये क्या करते थे कि दूसरे जो जनपद है उनसे विवाह कर लिया तो किससे क्या हो गया? संबंध बन गए और उनको सहयोग प्राप्त होता था। फिर इन्होंने क्या है, मित्र की नीति अपनाई थी कि जो है पड़ोसी राज्यों को मित्र बना लिया जाए। और तीसरी नीति, जो दोनों में से नहीं मानता था फिर उसे युद्ध में क्या करते थे?
यह पराजित करते थे। तो युद्ध नीति, मित्र नीति और विवाह नीति, तीनों नीतियों का था। विवाह नीति में इन्होंने कौशल महाजनपद से क्या किया था, कौशल के राजा जो प्रसेनजीत थे उनकी बहन और बेटी से विवाह किया हुआ था। मित्र नीति के तहत जो अवंती राज्य के शासक थे चंद्रप्रद्योत, उनको सहायता देकर मित्र बनाया हुआ था। युद्ध नीति के तहत अंग राज्य को क्या कर लिया था, इन्होंने जीत लिया था। इस प्रकार से कार्य किया था और मगध को क्या है, एक व्यापक क्षेत्र बनाया हुआ था, बड़ा क्षेत्र। तो कहता है प्रश्न, कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? तो आप देख रहे हैं कि हाँ, 3 नीतियां जो है उसके द्वारा अपनाई गई थी। कौन सी नहीं अपनाई गई थी? धर्म नीति नहीं अपनाई गई थी। ये आपका क्या हो जाएगा, सही है। कुछ और जुड़े फैक्ट देखते हैं। बिंबिसार मगध के, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऐसा लिख लीजिएगा, हर्यक वंश के शासक थे। कौन से वंश के? हर्यक वंश के शासक थे। उन्होंने कौशल और अवंती को युद्ध कौशल और अवंती को युद्ध और विवाह द्वारा मगध में मिला लिया था। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। कौशल को जो, ठीक है, कौशल को जो है विवाह द्वारा मिला लिया गया था, कौशल राज्य को। और जो अवंती राज्य है इसे मित्र नीति के तहत मिलाया गया था। किस नीति के तहत? मित्र नीति के तहत। हमने देखा हुआ था कि उसको पीलिया रोग हो गया था। बाद में जो है तो जीवक नामक राज्य वैद्य के माध्यम से सहायता पहुंचाई थी बिंबिसार ने। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, युद्ध नीति नहीं होगा अवंती के लिए। अगला फैक्ट है कि बिंबिसार ने राजनीतिक विवाह और संधि से मगध का विस्तार किया। ये भी सही है। वह महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन था। बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो अगले फैक्ट की बात करते हैं और अगला फैक्ट है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखना, पार्टी छत्तीसगढ़ पीएससी में अभी 2023 में आया हुआ प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा सही है। तो देखिएगा, पाटलिपुत्र में जो है एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मेगस्थनीज। क्या नाम है? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज कौन थे? ये एक यूनानी राजदूत थे। यूनानी राजदूत थे और इनकी पुस्तक का जो नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। पुस्तक में ये लिखते हैं, जब भारत का वर्णन करते हैं तो पाटलिपुत्र का भी प्रशासन का वर्णन करते हैं। तो ये पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या कहा था? पॉलीब्रोथा कहा था। ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि पॉलीब्रोथा शब्द मेगस्थनीज द्वारा किसके लिए प्रयोग किया गया था? ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र के लिए प्रयोग किया गया था। इसमें बताते हैं ये पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताते हैं, इसके जो है प्रशासन के बारे में बताते हैं। पाटलिपुत्र के कि प्रशासन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अवस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। अवस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। और ये यहाँ की आर्थिक समृद्धता की चर्चा करते हैं, सुरक्षा की चर्चा करते हैं। प्रशासन के बारे में क्या करते हैं, कहते हैं कि पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है समितियों के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? समितियों के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पर जो है कितनी समितियां होती हैं? कुल 6 समितियां हैं। कितनी समितियां हैं? 6 समितियां हैं। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से 30 सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है, ये पाटलिपुत्र का जो है क्या किया जाता है, प्रशासन किया जाता है। अवस्थिति के बारे में ये क्या कहते हैं? अवस्थिति के बारे में कहते हैं कि अवस्थिति को लेकर उनका कहना है कि जो पाटलिपुत्र नगर है, मैं अवस्थिति को अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपका प्रश्न क्लियर हो जाए। इसे हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये मिटा दिया मैंने। अवस्थिति को जो है थोड़ा सा बेहतर तरीके से देखते हैं। तो देखिएगा, ये है आपकी एक नदी। इस नदी का नाम है क्या? गंगा। ठीक है, क्या नाम है? ये नदी है जो है गंगा है। और एक नदी है सोन, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। इस प्रकार से जो है सोन है और ये क्या है? गंगा है। ऊपर से गंगा आती है और नीचे साइड से क्या आती है? सोन आती है। ठीक है, इस प्रकार से है। ये क्या है? आपकी सोन नदी है। और मेगस्थनीज क्या कहता है? मेगस्थनीज कहता है जब पाटलिपुत्र की जो अवस्थिति है वो इस प्रकार से स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं बना, थोड़ी इसमें फिर से बनाता हूँ ताकि ये प्रश्न जो है कुछ ट्रिकी प्रश्न है। एक नदी है आपकी गंगा, ये हो जाएगी गंगा नदी। ऐसे नहीं आएगी, इस प्रकार से आती है। ये है आपकी गंगा नदी। और नीचे से क्या आएगी? आपकी सोन नदी। तो ये है आपकी
सोन नदी, ये क्या है, सोन नदी है, गंगा है। और पाटलिपुत्र की अवस्थिति क्या है, कुछ इस प्रकार से है। ये है आपका पाटलिपुत्र। ये कौन सा नगर है, पाटली पुत्र है। और प्रश्न क्या है, पाटलिपुत्र की स्थिति को लेकर के ही आया हुआ है। तो प्रश्न क्या है, पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। तो आपका ये जवाब जो है सही हो जाएगा। मेगस्थनीज का कहना था, मेगस्थनीज क्या कह रहा था कि मेगस्थनीज कहता था, मेगस्थनीज कहता है कि पाटलिपुत्र नगर जो है गंगा और सोन नदियों के संगम में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र नगर। ठीक है, ये क्या हो गया, पाटलिपुत्र नगर हो गया। तो आपका ये वाला फैक्ट सही हो रहा है कि पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी से, पाटलिपुत्र जो उत्तर में गंगा नदी से, तो देखेंगे पाटलिपुत्र के ये उत्तर में क्या हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी, एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। तो ये पाटली, ये जो सोन के पश्चिम में जाएंगे इस प्रकार से, तो पश्चिम में क्या हो जाएगा, सोन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा, पाटलिपुत्र नगर, जो उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से क्या है, घिरा हुआ है। इस प्रकार से ध्यान रखना। पाटलिपुत्र को जो है मेगस्थनीज ने क्या कहा हुआ है, पौलीप्रोथा कहा हुआ है। पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी थी। और इसकी स्थापना को अगर बात की जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की हुई थी, तो स्थापना ध्यान रखिएगा अजात शत्रु ने की थी। किसने की थी, अजात शत्रु ने की थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राजधानी किसने बनाया हुआ था, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया हुआ था, तो उदयन द्वारा जो है इसको क्या बनाई गई थी, राजधानी बनाई गई थी। अगले फैक्ट की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद जो है कहाँ पर स्थित था, तो ये राजस्थान में स्थित था। ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। 6वीं शताब्दी से पूर्व का जो है आपका मत्स्य महाजनपद है। तो मत्स्य की जब हम राजधानी की बात करते हैं तो ध्यान रखना विराट नगर जो है इसकी क्या होती थी, विराट नगर जो है इसकी राजधानी थी। और यह जो है राजस्थान में स्थित होता था। महाभारत का जो अज्ञातवास का समय बिताया गया था यहीं पर जो है बिताया गया था। और अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका ये वाला क्षेत्र जो होता था ये किसका था, मत्स्य महाजनपद का था। ये आपका अवंती महाजनपद हो जाएगा। दक्षिण में जो एकमात्र महाजनपद था वो कौन था, अस्मक जो है दक्षिण में एक बार एकमात्र महाजनपद था। यहाँ पर जो है गंधार महाजनपद था और यहाँ पर जो है आपका कंबोज महाजनपद था। ये कौन था, ये कंबोज था और ये आपका क्या था, गंधार था। यहाँ पर जो है मगध महाजनपद था। यहाँ पर आपका पंचाल था। और यहाँ पर जो है कुरु महाजनपद था, हस्तिनापुर जिसकी राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ कहते हैं। और ये आपका मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, यहाँ पर सूरसेन था जिसे मथुरा कहते हैं। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद थे और इन 16 के 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी एवं इसी कारणवश जो है पुत्र द्वारा वह मारा गया था। तो वो शासक कौन सा था, अजात शत्रु था। ध्यान रखिएगा मगध में जो है एक वंश ने शासन किया और उस वंश का नाम क्या था, हर्यक वंश नाम था। ये पहला राजवंश था। हालांकि पुराणों में जो है बृहद्रथ वंश के बारे में चर्चा मिलती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से पहला राजवंश था। और इसके सबसे पहले जो शासक हुए थे जिनका नाम था क्या, बिंबिसार जो है यहाँ के प्रथम शासक हुए। बिंबिसार के बाद कौन शासक हुआ, बिंबिसार का पुत्र जो है अजात शत्रु हुआ। क्या हुआ, अजात शत्रु हुआ। अजात शत्रु के बाद जो है उदयन हुआ। और उदयन के बाद जो छोटे छोटे शासक रहे, अंततः शासक रहा है आपका नागदशक। क्या रहा, नागदशक। और नागदशक की हत्या किसने कर दी हुई थी, नागदशक की हत्या कर दी थी शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने जो है एक नए वंश की स्थापना की, इसे हम क्या कहते हैं, शिशुनाग वंश कहते हैं। तो इस वंश में देखेंगे तो हत्याएं ज्यादा हो रही हैं। बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने की, अजात शत्रु की हत्या उदयन ने की हुई थी। किसने की थी, उदयन ने की हुई थी। तो इसे क्या कहा गया, इस वंश को ध्यान रखना पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अजात शत्रु क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अजात शत्रु मगध के दूसरे सम्राट थे। पहले कौन थे, बिंबिसार थे। उन्होंने राजगृह को मजबूत किया और राजधानी बनाया।
उन्होंने 16 महाजनपदों में से कई महाजनपद पर हमला करके मगध में मिला लिया। तो जिसमें से हमला किया था वो जो है प्रमुख था कौशल महाजनपद था, वहाँ पर जो है उनकी बेटी बाजिरा से विवाह किया था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण किया और मगध में फूट डाल दिया। ध्यान रखिए, जब इन्होंने वज्जी संघ पर आक्रमण किया था तो इसके 2 मंत्री थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया था। एक का नाम था वस्त्रकार, क्या नाम था? वास्यकार वास्यकार, और एक का नाम था सुनीति। ये बड़े कूटनीतिज्ञ थे। इन्होंने पहले वज्जी संघ में फूट डलवा दी और फिर इसके बाद उन्होंने जीत लिया गया। ये नागदशक क्या था? ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक था। कौन से वंश का? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अगले फैक्ट की बात करते हैं। उनका शासनकाल युद्ध नहीं थी, दक्षता के लिए प्रचलित था। ठीक है। नंदवंश के मगध पर किस राजवंश नंदवंश के पश्चात जो है मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? देखो, जब हम मगध में बात करते हैं तो बात करें, सबसे पहला जो वंश था वो कौन था? बृहद्रथ वंश। कौन था? बृहद्रथ वंश। ये समानता किताबों में ये जानकारी नहीं मिलती बृहद्रथ वंश की, लेकिन था भाई, पुराणों में जो है मान्यता इसे दी गई है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ के बाद में जो कौन सा वंश था वो था हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के बाद में कौन सा वंश आया यहाँ पर जिसने शासन किया? वो था शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद जो है यहाँ पर शासन किया किसने? नंद वंश ने। और नंद वंश के बाद जो है यहाँ पर शासन किया मौर्य वंश ने। किसने? मौर्य वंश ने। तो बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ ही था, और इसका संस्थापक जो है आपका बिंबिसार जो है किसका संस्थापक था? हर्यक वंश का। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है शिशुनाग ही था। नंद वंश का संस्थापक जो है महापदम नंद था। कौन था? महापदम नंद था। घनानंद इसी का शासक था जिसके समय पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। मौर्यों का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये बातें यहाँ पे ध्यान रखना। तो कहता है नंद वंश के पश्चात है मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? देखो, नंद के बाद में किसने शासन किया है? मौर्यों का शासन था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनके सभी के संस्थापक जो है आपको क्या कर लेने हैं? रख लेने हैं। मौर्य का संस्थापक पूछे तो आप क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था। प्रथम जो है राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। शुंग वंश का संस्थापक जो था ये मौर्यों को बाद आएगा। इसका संस्थापक जो था पुष्यमित्र क्या था? शुंग था। गुप्त वंश का संस्थापक जो था आपका श्रीगुप्त था। प्राचीन राजवंश है। कुषाण वंश का संस्थापक जो था आपका कुजुल कड़फिसेस था। कौन था? कुजुल कुजुल कड़फिसेस है। कुजुल कड़फिसेस था। ठीक है। अगले फैक्ट की बात करते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय में कद का शासक कौन था? क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पर जो है ऐसा लिखिएगा, मगध का शासक कौन था? मगध है का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो आप सही जवाब होगा क्या? घनानंद। तो जब सिकंदर के आक्रमण की बात करते हैं तो आपसे पूछे कि समय को लेकर यहाँ से प्रश्न आता है कब हुआ था, तो भारत में जो है इसका आक्रमण 326 ईसा पूर्व में माना जाता है। कब? 326 ईसा पूर्व में माना जाता है। इसकी जो है पूछे आपने सिकंदर की सहायता किसने की हुई थी? सिकंदर की सहायता करने वाले कुछ लोग थे जिसमें नाम था अम्भी। अम्भी नामक जो है शासक था। ये कहाँ का शासक था? तक्षशिला का शासक था। और ध्यान रखिएगा, सिकंदर और जो भारत में इसका सबसे प्रबल विरोधी था उसका नाम क्या था? पोरस। पोरस और सिकंदर के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ था? ये प्रश्न पूछ लेता है। इनके पास में युद्ध हुआ था उसे कहते हैं बितस्ता का युद्ध। क्या कहते हैं? बितस्ता का बेतस्ता का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे बेतस्ता का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर जो है भारत में 19 महीने तक रहा हुआ था। बाद में यह लौट जाता है क्योंकि इसे जलवायु यहाँ की सूट नहीं करती है। विश्व विजय अभियान इसका यहीं पर रुक जाता है। और सिकंदर के जो गुरु का नाम था वो क्या था? अरस्तु जो है सिकंदर का गुरु था। चलिए, तो इसका इस समय शासक कौन था जब भारत में आक्रमण किया था? वो था घनानंद। महापदम नंद अगला शासक था। शिशुनाग अगला, बिंबिसार अगला। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसका था? देखिए, अगर आपसे पूछे भारत में विदेशी आक्रमण को लेकर के पूछे, अगर आपसे पूछे प्रथम विदेशी आक्रमण किसका था, तो ये जो है 516 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण 516 ईसा पूर्व में हुआ था। किसने किया था? तो आप बताएंगे दारा प्रथम ने किया हुआ था। किसने किया था? दारा प्रथम ने। फिर पूछेगा आपसे कहाँ पर किया हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? पश्चिम भारत है। पश्चिम भारत या सीमावर्ती क्षेत्रों पर इन्होंने आक्रमण किया था। जो सिंध वाला क्षेत्र था वहां पर आक्रमण हुआ था। फिर आपसे पूछे
कि ये किस देश का आक्रमण था, तो ये ईरान देश का आक्रमण था, इसलिए इसे ईरानी आक्रमण कहते हैं, ईरानी आक्रमण कहते हैं। इसका जो मुख्य प्रभाव क्या था, प्रभाव बहुत से प्रभाव थे, लेकिन मुख्य प्रभाव था महिला अंगरक्षक। क्या? महिला अंगरक्षक। इतिहास में ईरानी आक्रमण के बाद ही हमें यह देखने को मिलता है कि शासक जो है महिला अंगरक्षक रखने लगे थे, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा हुआ था। तो प्रथम विदेशी आक्रमण कौन था आपका? ईरानी आक्रमण था। आपसे पूछे कि जो भारत में होने वाला दूसरा आक्रमण कौन था, तो वो आपका यूनानी आक्रमण था, जो कि किसके नेतृत्व में हुआ था? आपके सिकंदर के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन ये क्या था? प्रथम यूनानी आक्रमण था। क्या था? प्रथम यूनानी आक्रमण था। लेकिन भारत में जो दूसरा विदेशी आक्रमण मानेंगे, क्योंकि पहला विदेशी आक्रमण किसका हो जाएगा? ईरान का हो जाएगा। लेकिन यूनान देश का पहला आक्रमण कब हुआ था? 326 में हुआ था, 326 ईसा पूर्व में। अब ये समय जो है उल्टा चलता होता है, ईसा पूर्व और ईसवी में, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई सब उल्टा बता रहे हैं। हिंद यूनानियों ने भी आक्रमण किया था। जो मिनांडर, ये सोने, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलवाए हुए थे? तो हिंद यूनानियों ने चलाए। आज का अंतिम प्रश्न है, समय लग गया है लेकिन हमने चर्चा भी विस्तृत की हुई है। मिलिंद पनाह है, तो शुद्ध रूप में लिखेंगे मिलिंद, मिलिंद पनहो। एक पुस्तक है, और इस पुस्तक की रचना किसने की हुई है? नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने की हुई थे। नागसेन नामक क्या की है? बौद्ध भिक्षु ने की हुई है। इस पुस्तक में दो लोगों की चर्चा की जानकारी मिलती है। एक लोग है आपका वो नागसेन नाम का बौद्ध भिक्षु हो गया, और एक है जो है मिनांडर। क्या नाम है? मिनांडर। और ये मिनांडर कौन है? ये जो है हिंद यूनानी शासक है। क्या है? हिंद यूनानी शासक है। ये जो बौद्ध भिक्षु से जो है दार्शनिक प्रश्न करता है, किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। अंततः जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। इसी चर्चा की जानकारी मिलती है मिलिंद पनाहो से, और इसकी रचना किसने की हुई थी? नागसेन ने की हुई थी। अश्वघोष की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है बुद्ध चरितम। तो बुद्ध चरितम किसकी पुस्तक है? अश्वघोष की है। वासुदेव का जो, वासुदेव नहीं भाई, वासुमित्र, वासुमित्र की जो पुस्तक है उसका नाम है प्रमुख रूप से विभाषा शास्त्र। क्या नाम है? विभाषा शास्त्र किसकी पुस्तक है? वासुमित्र की है। विशाखा दत्त की जो दो पुस्तकें हैं, चर्चित है बहुत, एक है आपकी मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। इसमें जो है मौर्य काल की जानकारी मिलती है, मौर्य काल की। और दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। यह भी एक क्या है? नाटक है, और ये गुप्त काल की जानकारी मिलती है। गुप्त काल की जो कि विक्रमादित्य ने स्त्री का भेष बना करके जो क्या किया हुआ था, शकों को मारा था, वो देवी चंद्रगुप्तम में ही कहानी देखने को मिलती है। ध्यान रखना, दोनों ही रचनाएं क्या है? गुप्त काल की हैं। लेकिन इसमें जो मुद्रा राक्षस है जानकारी, वो मौर्य काल की प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? आज के जो है प्रश्न थे। हमने 13 प्रश्न किए हैं, और हर संभव जो है आपको जानकारी देने का प्रयास किए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नाइट में, टेस्ट जो है इसी का रहेगा। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।